हेलो एवरीवन। 2020 के जितने भी क्वेश्चंस बायोलॉजी के हमारे एग्जाम में आए थे वो सारे हमने मोस्टली कंप्लीट कर लिए हैं। लास्ट एक हमारा सेट बचता है सेट 5, जिसके हमें देखने हैं। कुछ क्वेश्चंस और देखना, उसके बाद 2020 का जो हमारा पूरा पेपर था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इन द टर्म्स ऑफ बायोलॉजी की टर्म में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस जो आप देख लेंगे और उसी के साथ आपके जो चैप्टर्स जो आपके एग्जाम में आ रहे हैं वो आई होप कि आपके मोस्ट चैप्टर्स के सारे दोनों चैप्टर के जो मोस्ट टॉपिक्स है वो सारे कंप्लीट हो गए होंगे, अब तक रिवाइज हो चुके होंगे, और नहीं भी हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सीरीज को देखते रहिए, अपने आप ही रिवाइज हो जाएगा सारा का सारा चैप्टर, तो आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने में। एंड आई होप कि आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि भाई बायोलॉजी है, पिक्चर्स बनानी है, जितना एग्जाम में पूछा गया उतना ही आंसर करना है। जिस जिस पार्ट्स में क्वेश्चन के आंसर्स पूछे गए हैं उसी पार्ट्स में आंसर देने हैं। बड़े क्वेश्चन को देख के घबराना बिल्कुल नहीं है, चाहे वो पैसेज हो, चाहे 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन अगर एक साथ में दे रखे हैं तो भी घबराना बिल्कुल भी नहीं है। और हाँ, थकना मना है, जूस वूस पी के आना, ताकि हमें बड़ा सा जो ये कंप्लीट करने वाला है, लास्ट जो ये कंप्लीट कर रहे हैं इसको हम बीच में स्किप नहीं करेंगे, फटाफट से इसको हम कंप्लीट करते हैं सो दैट कि हमारे 2020 के सारे क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाए। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू ह्यूमन स्पर्म। ह्यूमन का जो स्पर्म होता है उसको न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? स्टेट द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पर्म। आपको जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बताना है स्पर्म का, कि स्पर्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या था, किस तरह से वो बना था, और सबसे पहले स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है। तो स्पर्म को सोचो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है, बताया था कौन प्रोवाइड करता है। चलिए, द सिक्रेशन ऑफ द प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। याद करो, प्रोस्टेट ग्लैंड का एक सेक्रेशन था, एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सेक्रेशन था, जो कि रिस्पॉन्सिबल था न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने में स्पर्म को। याद है ना, जब स्पर्म वासा डिफरेंशिया से आ रहा था तो उसके साथ में एक सेमिनल वेसिकल ग्लैंड लगी थी, एक प्रोस्टेट ग्लैंड भी थी, जो क्या कर रही थी, अपना सिक्रेशन साथ में दे रही थी। और अपना जब सिक्रेशन वो साथ में दे रही थी तो एक फ्लूइड दे रही थी जो स्पर्म को मोटेलिटी में हेल्प कर रहा था, आगे जाने में हेल्प भी कर रहा था, और साथ ही साथ उस स्पर्म को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था। सो स्पर्म को न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? द सिक्रेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सिक्रेशन ऑफ सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड दैट इज प्रोवाइडिंग सेमिनल वेसिकल फ्लूइड, जिससे क्या बन रहा था, द मिक्सचर ऑफ फ्लूइड, सेमिनल वेसिकल फ्लूइड एंड स्पर्म इज कॉल्ड सीमन। तो सीमन क्या है? स्पर्म तो उसके अंदर ही है, लेकिन स्पर्म को साथ ही साथ वो जो लिक्विड है, वो जो फ्लूइड है, वो क्या कर रहा है, प्रोटेक्शन भी दे रहा है, न्यूट्रिशन भी दे रहा है, एंड मोटिलिटी में भी हेल्प कर रहा है। सो व्हाट इज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्पर्म? स्पर्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो भाई स्पर्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन या तो हो सकता है 22+X या हो सकता है 22+Y क्रोमोसोम। क्यों हो सकता है 22+X और 22+Y? बिकॉज जब भी हम बात करते हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स टोटल कितने होंगे? 23 होंगे। इस स्पर्म के अंदर तो 23 ही होंगे, 46 नहीं हो सकते, बिकॉज ये क्या है, ये अभी कौन सा स्ट्रक्चर है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। भाई जो हमारा स्पर्म है ये अभी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, और जब तक ये हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे 23। 23 में से भी 22 तो जो होता है वो फिक्स होता है हमारे, 22 में आप कुछ नहीं कर सकते। जो 23rd होता है, 22 तो हमारे फिक्स है, प्लस 23rd कौन सा होगा? या तो होगा X या फिर होगा Y। 23rd क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो आपके XY से बना होता है। अब या तो X होगा या Y होगा, वो तो स्पर्म को ही पता होगा, हमें पता चल नहीं सकता। हमें तो तब पता चलेगा जब बेबी आ जाएगा। अगर वो लड़का हुआ मतलब Y था, और अगर लड़की हुई मतलब X था। ठीक है, तो जो स्पर्म का जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन होता है दैट इज 22+X और 22+Y, दोनों में से कोई भी हो सकता है, फिक्स नहीं है। चलिए, the next question is mention the chromosome pair present in zygote which determines the sex of a female child or a male child। आपको बताना है कि अगर फीमेल चाइल्ड है या अगर एक मेल चाइल्ड है, दोनों के बारे में बताना है। तो उसके अंदर जो स्पर्म था, जो जाइगोट बना था, उस पेयर के अंदर क्रोमोसोम कौन सा था, क्रोमोसोम कौन से थे? तो भाई आपको पता है, बहुत अच्छे से पता है कि जो XX होता है वो हमें मिलता है मदर से, XY होता है वो मिलता है फादर से। दोनों के जो क्रोमोसोम्स है, अगर दोनों में से जो भी क्रोमोसोम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलेगा कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। सो अगर XX मिला तो क्या हो जाएगा? लड़की होगी। ये वाला X और अगर ये X मिल गया तो भी क्या होगा? लड़की होगी। लेकिन अगर ये X और ये Y मिला तो बन जाएगा XY, और अगर ये X और ये Y मिल गया तो भी क्या बन जाएगा? XY। दोनों ही केसेस में देखो क्या हुआ, यहाँ हो जाएगा फीमेल चाइल्ड
और यहाँ हो जाएगा मेल चाइल्ड। अब दोनों में से जो भी आपके जाइगोट का कॉन्स्टिट्यूशन होगा उस पर डिपेंड करेगा कि लड़का होगा या फिर लड़की होगी। अगर उस जाइगोट का कॉन्स्टिट्यूशन हमारा XX है, अगर XX है इसका मतलब क्या होगा, फीमेल चाइल्ड होगा। अगर उस जाइगोट का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर जो क्रोमोसोम है उसका कॉन्स्टिट्यूशन अगर XY होगा, दैट मीन्स कि मेल चाइल्ड होने वाला है। जो चाइल्ड होगा वो मेल होगा, वो लड़का होने वाला है, वो लड़की नहीं हो सकता। अब ये क्रोमोसोम का क्या चक्कर है, तो आपको अभी तो बताया था बेटा, भूल नहीं जाना बिल्कुल भी। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने होते हैं, 46। लेकिन मेयोसिस की वजह से जो जर्म सेल्स होते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाता है, हाफ। और वो हाफ क्रोमोसोम का नंबर कौन सा होता है, 23, जिसमें से 22 से तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है। 22 कभी भी आपका सेक्स डिटरमाइन नहीं करेंगे। हर एक जो क्रोमोसोम होता है, हर एक जो जीन होता है उसके अंदर एक अलग कैरेक्टर होता है। तो भाई एक ऐसा जीन, एक ऐसा क्रोमोसोम होगा जो 23rd क्रोमोसोम होगा, वो बताएगा कि आप लड़के हो या लड़की। वो क्रोमोसोम या तो होगा XX या होगा XY में लड़का होगा अगर, तो उसका क्रोमोसोम क्या होगा, XY होगा। लड़की है तो क्या होगा, XX। अब इसमें से वो जो स्पर्म है वो कौन सा क्रोमोसोम कैरी करके लाता है, अब वो तो वो स्पर्म ही बताएगा। चलिए, सो वी ह्यूमंस कैरी 23 पेयर्स और 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, among which 22 पेयर और 44 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड ऑटोसोम्स। जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं वो ऑटोसोम्स होते हैं, वो ऑटोमेटिक है, आपको उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मेयोसिस भी उसके अंदर कोई इफेक्ट नहीं डाल सकता। एंड द अदर 2 क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम्स, दैट इज X एंड Y। जो अदर 2 क्रोमोसोम्स होते हैं जो XY होते हैं वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं आपका सेक्स। दैट मीन्स कि वो कौन सा क्रोमोसोम होगा, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम। भाई ऑटोसोम्स कौन से हो गए, जो ऑलरेडी फिक्स्ड है, चेंज नहीं कर सकते, कोई सेक्स डिटरमाइन नहीं करेंगे वो। और जो एक क्रोमोसोम लास्ट का बचेगा जो कि आपका सेक्स डिटरमाइन करेगा, वो क्या होगा, वो होगा सेक्स क्रोमोसोम, दैट इज X और Y। ठीक है, चलो। सो ईच सेक्स क्रोमोसोम इज इनहेरिटेड फ्रॉम ईच पेरेंट। हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो किससे आता है, अपने पेरेंट से आता है। अगर वो X आएगा तो भी वो पेरेंट से आया है, Y आएगा तो भी पेरेंट से आया है। That is half of the sex chromosomes from our mother and the other half from our father. हाफ क्रोमोसोम कहाँ से मिलता है, मदर से। हाफ क्रोमोसोम मिलता है फादर से। भाई हमारा जो पेयर होता है, एक पेयर जो होता है वो किसका होता है, XY का होगा या वो XX का होता है। बट मिलता तो एक ही क्रोमोसोम ही है, क्योंकि आगे जाके भी एक पेयर के अंदर 2 ही क्रोमोसोम हो सकते हैं। सो दोनों में से क्या होगा, एक एक क्रोमोसोम मिल जाएगा। और जब वो एक ही क्रोमोसोम मिलेगा तो पता चल जाएगा कि लड़का है या लड़की है। द सेक्स क्रोमोसोम ऑल्सो डिटरमाइन द सेक्स ऑफ अ बेबी। सेक्स क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं कि जो बेबी है उसका सेक्स क्या होने वाला है। सो फादर से क्या मिला, XY जो कि स्पर्म के अंदर था, मदर से XX मिलेगा। लेकिन दोनों में से कौन सा आपको मिला है वो तो आपको पता होगा भाई। अगर आप लड़के हो इसका मतलब आपको XY मिला था, मदर से तो दोनों ही केसेस में X मिलने वाला है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चेंज होगा वो फादर की वजह से होगा। अगर फादर आपको अपने स्पर्म में X क्रोमोसोम देता है, दैट मीन्स कि यू विल बी अ गर्ल चाइल्ड। और अगर फादर आपको अपने स्पर्म में Y क्रोमोसोम देता है, दैट मीन्स कि यू विल बी अ बॉय चाइल्ड। ठीक है, चलिए, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। सो बेस्ड ऑन द गिवन डायग्राम आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अभी जो क्वेश्चन है इसके अंदर क्या दिया है, वो डायग्राम जनरली आपको बोला जाता है कि आप बनाओ, लेकिन इस बार आपको क्या कर दिया, डायग्राम दे ही दिया है कि भाई डायग्राम हम आपको दे देते हैं, आप बस इसको लेबल कर दो। लेबलिंग करना आपको आना चाहिए, बताया था। सारे डायग्राम अच्छे से याद करने हैं, कैसे उनका फॉर्मेशन करना है वो आपको पता होना चाहिए। और लेबलिंग तो बिल्कुल ही नहीं भूलना है। अगर लेबल नहीं करोगे बच्चों तो आपको मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाले हैं। तो लेबल करना बहुत जरूरी है डायग्राम को। अगर डायग्राम बना भी दिया है ना तो भी लेबलिंग बहुत जरूरी है। और यहाँ तो बना बनाया डायग्राम है, तो भी लेबल नहीं करोगे तो नंबर कहाँ से लाओगे। सो लेबलिंग करनी है इसकी। तो देखो इसके अंदर जो ए है वो क्या है, जो ए है देखो ये कहाँ जा रहा है, ये जो डक्ट है ये कहाँ जा रहा है, ये डक्ट जा रहा है आपके ब्लैडर में। ये आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, जहां आपको लग रहा होगा स्क्रोटम है, टेस्टिस आ गए आपके, ये ब्लैडर है। ब्लैडर के अंदर ऊपर की तरफ से जो डक्ट आता है दैट इज यूरेटर। क्या लेके आएगा वो यूरिन को लेके आएगा, जो कि ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाएगा। सो ये जो डक्ट आया है ये क्या है, यूरेटर है। मतलब ए क्या हो जाएगा, यूरेटर। ए क्या हो गया, यूरेटर हो गया ए। चलो नाउ बी। बी देखो क्या है, बी पूछा है ये वाली ग्लैंड, जो आपकी ग्लैंड दिख रही होगी ना आपको, ये वाली जो ग्लैंड दिख रही होगी, इस ग्लैंड के बारे में पूछा है बी ने। इस ग्लैंड के बारे में देखो किसने पूछा है, बी ने पूछा है। ये ग्लैंड कौन सी है, तो देखो ये जो है यहाँ से देखो क्या हो रहा है, ये एपिडर्मिस है आपका। एपिडर्मिस से ये देखो ये वासा डिफरेंशिया गई और ये जाके देखो कहाँ जा रही है, ये जा रही है आपके यूरेथ्रा की तरफ। यूरेथ्रा बन गया।
तो बीच के अंदर जो ग्लैंड होती है वो कौन होती है? कौन होती है? वो होती है आपकी सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करती है? जो सेमिनल वेसिकल फ्लूइड देती है, जिससे कि क्या बनता है? सीमेन बनता है। तो वासा डिफरेंशिया तो क्या लेकर जाएगी? आपकी ओनली स्पर्म को लेकर जा रही है, लेकिन उस स्पर्म को न्यूट्रिशन देने के लिए और उसको मोटिलिटी देने के लिए कौन आया? सेमिनल वेसिकल ग्लैंड का सिक्रेशन उसके अंदर आता है। तो सेमिनल वेसिकल ग्लैंड है ये वाली। तो बी क्या हो गया? सेमिनल वेसिकल। ठीक है, चलिए उसके बाद सी पार्ट पूछा है। जो सी पार्ट देखो, वासा डिफरेंशिया आगे जाके सेमिनल वेसिकल ग्लैंड से मिलेगी, और जब दोनों मिल जाएंगे तो उन दोनों कहा किस में चले जाएंगे? क्या बन जाएंगे दोनों? दैट इज यूरेथ्रा। ये सी क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा। दैट इज द कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड फॉर द यूरिन। यूरेथ्रा इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड फॉर द स्पर्म। सो ये जो क्या सी पार्ट क्या हो जाएगा? यूरेथ्रा होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट वन इज डी पार्ट। डी पार्ट देखो क्या है? ये आपका क्या था? टेस्टिस था। टेस्टिस के ऊपर ये जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है, ये पीछे की तरफ, ये क्या है? ये है एपिडर्मिस, और इस एपिडर्मिस से क्या निकल के आ रहा है? वासा डिफरेंशिया, जो कि स्पर्म को लेकर जाता है। स्पर्म इजैकुलेट करना है ना, तो कहां से आएगा? वासा डिफरेंशिया के थ्रू ही तो आएगा। तो ये क्या हो गया? वासा डिफरेंशिया। ठीक है, आई होप कि ये लेबलिंग आपको क्लियर हो गई होगी, और अब तो डायग्राम भी काफी हद तक आपको समझ में आ ही गया होगा वापस से। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इसी के ऊपर बेस्ड है। नेम द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस एंड मेंशन इट्स रोल। एज आई टोल्ड यू कि जो टेस्टिस होता है वो क्या करता है? इट इज द प्रोडक्शन हाउस फॉर द स्पर्म एंड फॉर द मेल हार्मोन। मेल हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन है। तो भाई जो प्रोडक्शन हुआ किस किस का हुआ? एक तो हुआ मेल हार्मोन का, एक हुआ स्पर्म का। हमें क्या पूछा है? द हार्मोन, नेम ऑफ द हार्मोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। तो जो टेस्टिस आपके मेल टेस्टिस जो है वो जब हार्मोन को सेक्रेशन करती है, उस हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन है। नाउ इट्स रोल। अब इसका रोल क्या है? तो देखो क्वेश्चन में आपको क्या लिखना है? सबसे पहले टेस्टोस्टेरोन इज द हार्मोन सेक्रेटेड बाय टेस्टिस। ठीक है, इतनी बात तो क्लियर है। अब देखो, द फंक्शन ऑफ द मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन आर इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स नोन एज स्पर्म। ठीक है, जैसा हम बोल रहे हैं कि टेस्टिस इज द प्रोडक्शन हाउस फॉर द स्पर्म, लेकिन अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा, अगर ये सबसे पहले हार्मोन का सिक्रेशन नहीं करेगा, तो इसके अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। ठीक है, जब तक कि हार्मोन का सिक्रेशन नहीं होगा, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन नहीं होगा, तब तक स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो सकता। दैट मीन्स कि जो टेस्टोस्टेरोन है वही ट्रिगर करता है, वही आपके स्पर्म को प्रोड्यूस करने में हेल्प करने वाला है। इसलिए टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्टोस्टेरोन नहीं होगा तो स्पर्म नहीं बनेगा, और अगर स्पर्म नहीं बनेगा तो हम क्या हवा से आएंगे बेटा? नहीं आ सकते। चलो, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द फंक्शंस ऑफ बी एंड सी इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। बी और सी देखो एक बार क्या था, तो चलो आ जाओ फिर से पीछे चलते हैं। बी और सी क्या है? देखो मैं इसको क्लियर कर देती हूँ सो दैट कि आपको पता चले, और आपको उसके बाद पता करना है कि भाई इनका फंक्शन क्या है। तो देखो बी और सी क्या है? बी तो ये था हमारा, ये क्या है? देखो पीछे चले जाओ आगे। ओहो, ये तो है सेमिनल वेसिकल ग्लैंड। अभी तो बताया था बेटा, सेमिनल वेसिकल ग्लैंड क्या करती है? एक सेक्रेशन देती है, एक फ्लूइड का सेक्रेशन करती है, और वो फ्लूइड स्पर्म के साथ मिक्स होके क्या बनाता है? सीमन बनाता है। और काम क्या आता है? तो स्पर्म को न्यूट्रिशन देगा और स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा, सो दैट कि जो स्पर्म है ना वो इजीली आपके आगे की तरफ मूव कर जाए। सी पार्ट देखो, सी पार्ट क्या करेगा? सी पार्ट इज द यूरेथ्रा। इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द यूरिन एंड फॉर द स्पर्म। स्पर्म को लेकर जाना है, इजैकुलेट करना है, तो भी यूरेथ्रा करेगा, और अगर यूरिन को बॉडी से रिमूव करना है, एक्सक्रीशन करना है, तो भी क्या होगा? यूरेथ्रा ही हेल्प करने वाला है। सो बी पार्ट क्या था? देखो सेमिनल वेसिकल था। इट सेक्रेट्स अ सिग्निफिकेंट प्रपोर्शन ऑफ द फ्लूइड दैट अल्टीमेटली बिकम्स सीमेन। एक फ्लूइड का सेक्रेशन करता है जिसकी वजह से क्या बन जाता है? सीमेन बन जाता है। नाउ सी पार्ट इज द यूरेथ्रा। देखो यहाँ पे ये इसको इग्नोर करें, यहाँ पर ये सीमेन नहीं है, इसकी जगह क्या होगा? यूरेथ्रा होगा। इसकी जगह क्या होगा? यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रा क्या करता है? इट इज इट पासेस थ्रू द यूरेथ्रा। ओके, हम सी की बात कर रहे थे, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ सीमेन का बोल रखा है, हम यूरेथ्रा का मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, सीमेन के बारे में बताया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, हो जाता है। चलो यहाँ सी एक बार इसको छोड़ो, सी नहीं लिखना है। यहाँ पे क्या है? सीमेन बन गया था, और सीमेन क्या करेगा? इट पासेस थ्रू द यूरेथ्रा वेयर इट इज इजैकुलेटेड ड्यूरिंग मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स। ठीक है, सीमेन क्या करेगा? यूरेथ्रा में से पास आउट हो जाएगा, और यूरेथ्रा में से पास होके क्या दे रहा है? मेल सेक्सुअल रिस्पॉन्स के टाइम पे ये पास होगा, इजैकुलेट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं हम सी वाले पार्ट में। बी वाला पार्ट हो गया हमारा, अब सी वाला पार्ट क्या था हमारा? तो भाई हमारा जो सी वाला पार्ट था, इट वाज यूरेथ्रा।
यूरेथ्रा था, यूरेथ्रा क्या काम करता है? इट इज द कॉमन पैसेज फॉर द स्पर्म एंड फॉर यूरिन। ठीक है, चलिए सेमन को ट्रांसफर करना है, इजैकुलेट करना है तो भी यूरेथ्रा से होगा, और अगर यूरिन का एक्सक्रीशन करना है तो भी वो यूरेथ्रा से ही होगा। फीमेल बॉडी के अंदर ये दोनों पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं, दोनों के पैसेज डिफरेंट होते हैं, लेकिन मेल बॉडी के अंदर ये पैसेज कॉमन होता है, दैट इज कॉल्ड यूरेथ्रा। चलिए, नेम द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच मोड। ठीक है, क्या बताना है? नेम द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सबसे पहले आप बताएंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन किसके लिए? ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। भाई ऑर्गेनिज्म के नाम आपको गिवन है, इन सब के अंदर कौन सा रिप्रोडक्शन होता है ये आपको बताना है। हमने जो बहुत सारे रिप्रोडक्शन के नाम पढ़े ना, उनमें से आपको ये बताना है कि भाई इनका रिप्रोडक्शन कौन सा है, एंड स्टेट द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ईच मोड। हर एक का इंपॉर्टेंट फीचर बताना है। इंपॉर्टेंट फीचर का मतलब क्या होता है कि इसका पूरा प्रोसेस आपको बताना है कि इसका प्रोसेस जो है वो क्या होता है। ठीक है, चलिए फर्स्ट आ जाओ प्लेनेरिया पे। प्लेनेरिया क्या है? प्लेनेरिया तो याद ही होगा, जिसने हमें बताया था कि आंखें यहीं पे होनी चाहिए आपकी, आंखें ये हाथ वाथ पे, पेट पे, कमर पे कहीं नहीं होगी, आंखें हमारी यहीं पे होगी, जहां से आप आगे की तरफ देख पाओगे। ठीक है, तो प्लेनेरिया क्या होता है? इट इज एन ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर क्या है? आई स्पॉट्स है। आईज नहीं है, आई स्पॉट है। ये देख नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही लाइट आएगी, लाइट का रिफ्लेक्शन इसके ऊपर पड़ेगा तो ये क्या होगा? तिलमिला जाएगा, ये एकदम से मतलब ऐसे वाइब्रेट होने लग जाएगा, भाग जाएगा वहां से, डर जाएगा बेचारा, इसलिए भाग जाएगा। यहाँ से ये भाग नहीं सकता, भले इसके ऊपर लाइट आ रही है, बिकॉज हमने इसको फिक्स करके रखा है। अदरवाइज प्लेनेरिया जो होता है, जैसे उसके ऊपर लाइट गिरती है उसकी आंखों के ऊपर, तो उसको बहुत अजीब सा इरिटेशन सी होती है और वो वहां से भाग जाता है। सो ये क्या है? आई स्पॉट से ओनली। इसके अंदर क्या होता है तो देखो, आपको नजर आ ही रहा होगा क्या हो रहा है इसके अंदर। तो देखो, इसके हमने 3 पार्ट्स कर दिए, तो क्या हो गया? नए प्लेनेरिया बन गए। क्या प्रॉब्लम हो गई भाई? कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। देखो 2 पार्ट्स करे, 3 पार्ट्स करे, जो भी है। अब देखो यहाँ देखो क्या हुआ, ये पार्ट हो गया, ये पार्ट यहाँ से कर दिया। नीचे वाला जो पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट देखो, इसने क्या किया? एक नया प्लेनेरिया बना दिया। ऊपर वाला ये जो हेड है, इसने भी क्या किया? एक नया प्लेनेरिया बना दिया पूरा का पूरा। सेंटर वाला जो ये पोर्शन है, ये भी क्या करेगा? एक नया प्लेनेरिया बना देगा, एक नया प्लेनेरिया बना देगा। ये भी क्यों बना दिया इसने एक नया प्लेनेरिया? बिकॉज इसके अंदर क्या है? स्पेशलाइज सेल है। स्पेशलाइज सेल है जिसको पता है कि हमारी बॉडी भले ही यहाँ से कट हो गई है, लेकिन हम तो रीजनरेट हो जाएंगे भाई, क्या दिक्कत है? नया प्लेनेरिया बना देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये पार्ट मिला है, एक नया प्लेनेरिया बनाएंगे। सेंटर वाला पार्ट मिला, एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। हेड मिला है तो भी एक नया प्लेनेरिया बन जाएगा। इट इज द प्रोसेस ऑफ रीजनरेशन। मतलब कि इसका रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कौन सा है? रीजनरेशन है। ये अपनी बॉडी को रीजनरेट करता है। ठीक है, चलिए आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है। चलो अब आ जाओ, लिखोगे कैसे आप? इट हैज द एबिलिटी टू रीजनरेट द कंप्लीट बॉडी फ्रॉम इट्स कट बॉडी पार्ट्स। ठीक है, इसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि अगर इसका कोई बॉडी पार्ट कट हो चुका है तो वहां से ये पूरी की पूरी नई बॉडी का फॉर्मेशन कर देगा, क्योंकि हमारे अंदर बिल्कुल भी नहीं हो सकता। रीजनरेशन इज द टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड इट्स स्मॉल बॉडी पार्ट्स। ठीक है, छोटे से एक बॉडी पार्ट से अगर पूरा का पूरा बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया, इसका मतलब है ये असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। इसके अंदर मेल फीमेल वाला कहीं कोई पंगा नहीं है, ना मेल की रिक्वायरमेंट है ना फीमेल की। बस मेरी बॉडी का पार्ट ही तो कट हुआ है, तो मैंने क्या किया? एक और बॉडी बना दी। मैं तो हूँ ही, मेरी बॉडी का ये वाला पार्ट बनेगा ही बनेगा, बट साथ में यही वाला पार्ट जो एक नई बॉडी बना देगा। जैसे कि हमारे प्लांट्स में होता है, कटिंग करते हैं हम रोज प्लांट की, छोटा सा स्टेम लिया, कहीं और लगाया, ये प्लांट है, एक और प्लांट बन गया। तो सेम थिंग इज हियर, प्लेनेरिया में भी यही होने वाला है। द नेक्स्ट वन इज हाइड्रा। हाइड्रा में क्या होता है? तो बडिंग होती है हाइड्रा में। हाइड्रा में क्या होता है? बडिंग होती है। बडिंग का मतलब क्या होता है? हाइड्रा के ऊपर एक छोटा सा बड बनेगा, एक ऐसा स्पॉट है जहां पर क्या होगा? कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन होगा और इतने सारे सेल इकट्ठा हो जाएंगे कि वो एक बड बना देंगे, और वही बड आगे जाके एक कंप्लीट हाइड्रा में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो मैच्योर हो जाएगा, आफ्टर मैच्योरिंग इट विल डिटैच फ्रॉम द पेरेंट हाइड्रा। जब ये मैच्योर हो जाएगा तो ये अपने पेरेंट हाइड्रा में से डिटैच हो जाएगा, और डिटैच होने के बाद क्या हुआ? पेरेंट हाइड्रा इज अलाइव, इट्स नॉट डेड, अभी तक मरा नहीं है पेरेंट हाइड्रा, बट साथ ही साथ जो ये डिटैच्ड वाला पोर्शन है, ये जो नया ऑर्गेनिज्म है, ये भी क्या हो गया? एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। और ये क्या है? दिस इज द प्रोसेस ऑफ बडिंग। बट ये याद रखना, जब तक वो मैच्योर नहीं होगा तब तक वो अपने पेरेंट से डिटैच नहीं होगा। भाई अगर पेरेंट से डिटैच पहले ही हो गया तो न्यूट्रिशन कहाँ से लाएगा? कहाँ से वो सेल डिवीजन होगा? अपनी बॉडी का फॉर्मेशन किस तरह से करेगा? इसलिए पूरा मैच्योर होने के बाद में ही ये अपने आप को वहां से डिटैच करते हैं। सो
हाइड्रा, इट इज एन एनिमल विद टेंटिकल्स। ये एनिमल कौन सा है जिसके अंदर क्या है, टेंटिकल्स है। ये टेंटिकल्स नजर आ रहे हैं आपको, ये हाथ जैसे स्ट्रक्चर जो है ना, दीज आर टेंटिकल्स। इट हैज अ स्मॉल आउटग्रोथ कॉल्ड बड, इसके ऊपर एक छोटी सी आउटग्रोथ होती है, दैट इज कॉल्ड बड ऑन वन साइड ऑफ इट्स बॉडी बाय रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन। क्यों होता है रिपीटेटिव माइटोटिक डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, इसकी वजह से हो रहा है। माइटोटिक क्यों है भाई, मेयोसिस तो सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स के अंदर होता है, यहाँ हम जर्म सेल्स की बात ही नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ कौन सा डिवीजन होगा, ऑलवेज माइटोटिक डिवीजन होगा। और जब माइटोटिक डिवीजन कंटिन्यूअसली होगा एक पर्टिकुलर स्पेस के अंदर, अगर बहुत सारे सेल डिवीजन हो रहे हैं तो बहुत सारे सेल इकट्ठा होंगे, इकट्ठा हो के क्या होगा, एक बाहर की तरफ एक पोर्शन बनाएंगे, तो उससे क्या बन जाएगा, एक नया हाइड्रा बन जाएगा, और वो एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करेगा। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज राइजोपस। इसी के अंदर जो एक नेक्स्ट पार्ट है हमारा, वो क्या है, राइजोपस है। राइजोपस क्या होता है, तो ब्रेड मोल्ड को याद करो, राइजोपस क्या होता है, जो स्पोरेंजियम पढ़ा था हमने, जिसके अंदर क्या था, बहुत सारे स्पोर्स थे, और स्पोर्स जब बर्स्ट हो रहे थे तो वही स्पोर्स आगे जाके और क्या बना रहे थे, बहुत सारे स्पोरेंजियोफोर बना रहे थे, और स्पोरेंजियोफोर के ऊपर अगेन स्पोरेंजियम था, स्पोरेंजियम के अंदर फिर से स्पोर्स थे, मैच्योर होने के बाद फिर वो बिखर रहे थे, तो ये क्या था, ये राइजोपस के अंदर होता है। ये इट इज अ ब्रेड मोल्ड, जो ब्रेड आपकी खराब हो जाती है, फफूंद लग जाती है, इट इज अ ब्रेड मोल्ड। इट इज अ ब्रेड मोल्ड दैट रिप्रोड्यूसेस बाय स्पोर फॉर्मेशन। इसका रिप्रोडक्शन कैसे होता है, बाय स्पोर फॉर्मेशन। इट इज ऑल्सो एन असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, बिकॉज इसके अंदर भी मेल और फीमेल वाला कुछ सीन नहीं होता, ये बेचारा सिंगल है, अपने आप ही अपना काम कर रहा है, इसको किसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इट इज द असेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कौन सा है, स्पोर फॉर्मेशन है, किसमें हो रहा है, ब्रेड मोल्ड के अंदर हो रहा है। चलिए, इन राइजोपस फंगस जो होती है आपकी वही है, द फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेड ऑन द होल सरफेस ऑफ अ स्लाइड ऑफ ब्रेड आर कॉल्ड हाइफी। जो ब्रेड के ऊपर एकदम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो फैल जाता है ना, व्हाइट कलर की, जिसको हम बोलते हैं फफूंद आ गई है, वो क्या होता है, वो हाइफी होती है। बेसिकली होता है क्या है, राइजोपस वहां पे होंगे, उसके अंदर क्या निकलेगा, स्पोरेंजियोफोर निकलेगा भाई, एक देखो प्लांट लाइक स्ट्रक्चर निकल गया, ये क्या है, ये स्पोरेंजियोफोर है, ये क्या है, पूरा स्पोरेंजियम है, इसके ऊपर क्या है, स्पोरेंजियम है, और स्पोरेंजियम के अंदर क्या है, बहुत सारे स्पोर्स है। जब ये स्पोरेंजियम पूरा मैच्योर हो जाएगा और ये जब बर्स्ट होगा तो इसमें स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, और जहां जहां स्पोर्स गिरेंगे वहां पर क्या होगा, एक नया स्पोरेंजियोफोर बन जाएगा, और फिर से ये ग्रो होना शुरू हो जाएंगे, तभी तो बहुत जल्दी फफूंद लग जाती है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम, कमेंट। हम क्या कर सकते हैं भाई, एक नया ब्रायोफाइलम की लीफ है, उससे हम नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, कैसे, पूछो कैसे, तो कैसे करवाओगे, तो भाई अगर सपोज ये हमारी ब्रायोफाइलम की लीफ है तो क्या होगा, ये देखो यहाँ पर ये क्या है, मार्जिन है, ये बहुत सारे मार्जिन है, बीच बीच में जहाँ जहाँ ये गैप नजर आ रहा है आपको हल्के हल्के से, ये क्या है, मार्जिन है। इन मार्जिन पे क्या होता है, एक छोटी छोटी बर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनता है, लीव्स बनने लग जाती है, और नीचे की तरफ होती है रूट्स, इसके नीचे की तरफ जो होंगी वो रूट्स बनेगी, ऊपर की तरफ लीव्स बनेगी। ब्रायोफाइलम की लीफ बिल्कुल लैंड के सरफेस के पास में होती है, अगर ये लैंड के सरफेस इसके पास में होती है तो ये जो रूट्स होती है ये कहाँ चली जाएगी, ये चली जाती है मिट्टी के अंदर, वहां पर चली जाती है, और वहां से ये जो ऊपर का जो नया लीफ बनेगी ये ऑटोमेटिकली एक नया प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। एंड अगर ये सरफेस पे नहीं है, सपोज ये लीफ यहाँ है, सरफेस आपकी यहाँ है, तो क्या होगा, वो रूट्स यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, छोटी छोटी रूट्स होती है, यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगी, तो जब वो मैच्योर हो जाएगी तो वो टूट के अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी वहां पर, बट इसके ऊपर डायरेक्ट पास में एनी टाइम उसके पास में नहीं रहेगी। तो देखो ब्रायोफाइलम की जो लीफ है, यहाँ जो देखो मार्जिन है, उन मार्जिन पे देखो क्या हो रहा है, छोटे छोटे बर्ड्स बन रहे हैं, छोटे छोटे देखो ये बर्ड्स बन रहे हैं, लीफ बन रही है बहुत सारी, यहाँ देखो ऊपर की तरफ बन रही है लीव्स, और नीचे की तरफ देखो क्या बन रहा है, रूट्स बन रही है। तो ये जो रूट्स है यही तो जमीन के अंदर लग के क्या करती है, नया प्लांट बना देती है। अगर नहीं मिल पाएगी इनको, सॉइल या जमीन नहीं मिलेगी, लैंड नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, मैच्योर होके बिखर जाएंगी। चलिए, सो यस, वी कैन डेवलप न्यू प्लांट्स फ्रॉम द लीव्स ऑफ ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीफ से डेफिनेटली हम एक नया प्लांट ग्रो करवा सकते हैं, और वो इस प्रोसेस से करवाएंगे। New bryophyllum plants are reproduced through the vegetative propagation method using either a piece of stem or leaves. The leaves of bryophyllum have special buds on their margins. Special buds जो अपने margin पे होते हैं, तो भाई ये रहे special सारे buds that get detached from it, fall on the ground and grow to produce a new plant. यहाँ से डिटैच होंगे, ग्राउंड से अटैच हो जाएंगे, और ग्राउंड से अटैच होने के बाद क्या करेंगे, एक नया प्लांट बना देंगे। भाई ब्रायोफाइलम की लीफ तो एक ही थी, लेकिन बहुत सारे प्लांट्स जो इससे हम बना सकते हैं। चलिए, it is also vegetative propagation. Now, why is the F1 progeny always of tall plants when a tall pea plant is crossed with a short pea plant? अगर एक
शॉर्ट पी प्लांट है, ठीक है, शॉर्ट होगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, स्मॉल टी हो जाएगा। एक लॉन्ग टी प्लांट एक पी प्लांट है तो ये हो जाएगा कैपिटल टी पी प्लांट है। अभी मटर का पौधा है, मेंडल था, उसने मटर के पौधे अच्छे लगे, उसको मटर अच्छे लग रहे होंगे, तो उसने क्या किया, मटर के पौधों पे किया एक्सपेरिमेंट, एक लिया शॉर्ट पी प्लांट, एक लिया टॉल पी प्लांट, ठीक है। अब Why is the F1 progeny always of tall plants? जो F1 progeny बनी वो हमेशा tall plant की क्यों बनी, ये आपको बताना है। भाई जब इन दोनों का क्रॉस करवाया तो ये जो है ये क्या है, ये तो है पेरेंटल, ये कौन है, ये तो है पेरेंट है, ठीक है, ये तो पेरेंट प्लांट है। पेरेंट प्लांट का जब क्रॉस होगा तो यहाँ जो भी प्लांट मिलेगा वो क्या हो जाएगा, F1 प्रोजेनी होगी। यहाँ जो प्लांट मिलेंगे उनका फिर से क्या करवाओ, सेल्फ पॉलिनेशन, तो उसके बाद जो मिलेगा वो मिलेगी हमें F2 प्रोजेनी। और हम किसकी बात कर रहे हैं, क्या पूछा गया हमें, F1 प्रोजेनी का पूछा गया। भाई जब इन दोनों का क्रॉस ओवर करवाओगे तो ये जो F1 प्रोजेनी मतलब यहाँ की बात कर रहे हैं, यहाँ जो प्लांट मिलेंगे वो टॉल ही क्यों मिले ये आपको बताना है। तो इसको क्रॉस करवा के एक बार देख लेते हैं। चलो इसका हम क्रॉस करवा के एक बार देखते हैं क्या हुआ। हमने क्या किया, जो पेरेंटल जनरेशन थी, पेरेंटल जनरेशन में हमने क्या किया, ऑलमोस्ट हमने टॉल प्लांट्स लिए, तो कैपिटल टी लिया। और हमने सेकंड प्लांट कौन सा लिया, ड्वार्फ प्लांट लिया, जो शॉर्ट था, स्मॉल टी लिया। सी स्मॉल टी वाला जो है वो क्या होगा, वो होगा रिसेसिव ट्रेट, और जो कैपिटल टी है, जो टॉलनेस है, वो क्या होगा, डोमिनेटिंग ट्रेट होगा वो। सो डोमिनेटिंग ट्रेट का देखो टी ले लिया हमने, ड्वार्फ का हमने क्या लिया, स्मॉल टी लिया। जब दोनों का क्रॉस करवाया तो कैपिटल टी और स्मॉल टी मिला, ठीक है। जब देखो कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों को कर दो सेपरेट, ये कैपिटल टी ये स्मॉल टी दोनों को करवा दो क्रॉसिंग ओवर, तो ये वाला टी जब इस टी से मिलेगा तो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये टी मिलेगा इस टी से तो भी कैपिटल टी स्मॉल टी। अब ये टी मिला अगर इससे तो भी यही हुआ, और अगर ये टी इससे मिलेगा तो भी तो यही होगा, सबके अंदर सिमिलर मिल रहे हैं, तो भाई सिमिलर को मैं एक बॉक्स के अंदर लिख देती हूँ कि भाई कैपिटल टी मिला, स्मॉल टी मिला। नाउ अब जो डोमिनेंट ट्रेट होगा वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो रिसेसिव ट्रेट है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। मतलब स्मॉल टी जो ड्वार्फनेस वाला है वो भले ही इसके अंदर है, लेकिन फिनोटाइप के अंदर तो क्या होगा, टॉलनेस ही आएगी। क्यों आएगी भाई, सबके अंदर क्या है, कैपिटल टी भी है, स्मॉल टी भी है, तो जियान जो है वो नोबिता को थोड़ी ना आगे आने देगा, वो उसको थोड़ी ना रिप्रेजेंट होने देगा, है ना। तो जियान क्या है, ताकतवर है, इसका मतलब ये जो कैपिटल टी है ये क्या है, ताकतवर है, ये डोमिनेंट ट्रेट है। तो कैपिटल टी जो होगा ये अपने आप को तो रिप्रेजेंट करेगा, बट ये स्मॉल टी को एक्सप्रेस नहीं होने देगा। तो यहाँ जो F1 प्रोजेनी मिली है आपको, उसके अंदर देखो सारे के सारे प्लांट कौन से हैं, ओनली टॉल प्लांट्स है, स्मॉल प्लांट्स तो है ही नहीं, ड्वार्फ प्लांट्स है ही नहीं पेरेंटल F1 जनरेशन के अंदर। सो नाउ अब आप इसको लिखेंगे कैसे, सो द प्रोजेनी इज नॉट ऑलवेज टॉल, प्रोजेनी जो होती है वो हमेशा टॉल नहीं होती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम टॉल, बिकॉज टॉलनेस इज द डोमिनेंट कैरेक्टर एंड ड्वार्फनेस इज द रिसेसिव कैरेक्टर। ड्वार्फनेस जो है वो रिसेसिव है, जो टॉलनेस है वो डोमिनेंट है, ठीक है। द रेशियो ऑफ टॉलनेस इज टू ड्वार्फनेस इज ऑलवेज 3:1। टॉलनेस और ड्वार्फनेस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, वो होगा 3:1 whenever they are cross, जब भी आप इनका क्रॉस करवाओगे। So the cross between tall and short pea plant produces tall progeny. The tall progeny is present in the heterozygous conditions and the tall trait is dominant that expresses itself and suppresses the expression of the short trait. Short trait को suppress कर देगा कौन, dominant वाला। तो dominant वाला जो है वो अपने आप को तो express कर देगा, short वाले को कर दिया उसने suppress, और उसके अंदर कंडीशन कौन सी होगी, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस का मतलब क्या होगा कि जो इसके अंदर आपको जीनोटाइप मिलेगा, वो जीनोटाइप कैसा मिलेगा, तो भाई वो जीनोटाइप आपको मिलेगा, इसके अंदर कैपिटल टी भी है, इसके अंदर स्मॉल टी भी है, दोनों डिफरेंट है। दैट मीन्स कि ये क्या है, ये हेट्रोजाइगस है, ये होमोजाइगस बिल्कुल भी नहीं हो सकते, ठीक है। आई होप कि इतना आपको क्लियर है, ठीक है। नाउ जो आपका F1 जनरेशन होगा, हमने क्या बोला है, F1 जनरेशन की बात की है, तो भाई यहाँ पर जो है वो 3:1 नहीं होगा, यहाँ पर हमेशा पूरा का पूरा होगा। सारे के सारे जो होंगे वो कौन से होंगे, वो टॉल वाले होंगे, तो भाई 4:0 हो जाएगा इसका। तो चलो यहाँ देखो 3:1 तो F2 जनरेशन में होगा, ठीक है, 3:1 नहीं होगा। यहाँ देखो सारे के सारे प्लांट कौन से मिलेंगे, टॉल मिलेंगे। जब सारे ही प्लांट टॉल मिले तो भाई 100% प्लांट आपको टॉल मिल गए, तो फिर 4:0। चलिए the next is how is F2 progeny obtained by self pollination of F1 progeny different from F1 progeny, give reason for this observation। आपको ये बताना है कि जो F2 प्रोजेनी है, हमारी जो F2 प्रोजेनी है जो हमने सेल्फ पॉलिनेशन से मिली थी, किसका सेल्फ पॉलिनेशन, तो भाई अभी तो हमने बताया F1 प्रोजेनी का हम सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे,
तो जो F2 प्रोजेनी मिलेगी वो F2 प्रोजेनी F1 प्रोजेनी से डिफरेंट होगी या नहीं होगी? तो भाई F1 से अगर आप F2 पे आओगे डेफिनेटली वो डिफरेंट होगी, बट क्यों होगी उसका आपको रीजन बताना है कि ये क्यों डिफरेंट होगी। तो भाई इन द F2 प्रोजेनी 1/4 ऑफ द प्लांट आर शॉर्ट एंड द रेस्ट आर टॉल। जो 1/4 प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे? वो होंगे शॉर्ट। ठीक है, 1/4 प्लांट्स क्या हो जाएंगे? शॉर्ट, और जो बाकी के होंगे वो रेस्ट होंगे। 1/4 का मतलब 1/4। देखो यहाँ देखो क्या हो रहा है, टॉल टॉल टॉल, और लास्ट में क्या मिल गया? एक ड्वार्फ मिला, मतलब कि 1/4 पार्ट क्या हो जाएंगे? शॉर्ट। ठीक है, और जो 3/4 पार्ट है वो क्या हो जाएगा? टॉल। ठीक है, 1/4 पार्ट क्या हुआ? शॉर्ट। 3/4 पार्ट क्या हुआ? टॉल। क्यों हुआ? बिकॉज यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है? बेसिकली अगर हम टॉल और शॉर्ट का अगर रेशियो देखें तो इट विल बी 3:1। टॉल और शॉर्ट का रेशियो क्या होगा? 3:1 होगा। लेकिन अगर आप जीनोटाइप चेक करते हो तो देखो जीनोटाइप में क्या हो रहा है? कैपिटल टी 1 है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 हो गया, स्मॉल टी 1, तो 1:2:1। इट इज अ रेशियो ऑफ जीनोटाइप्स। ठीक है, चलिए। सो F1 is the first generation of hybrid. This is also known as the first filial generation. ये जो जनरेशन है F1 जनरेशन जो है वो फर्स्ट फीलियल जनरेशन है आपकी, और जो F2 जनरेशन है वो सेकेंड फीलियल जनरेशन है। तो जो F2 जनरेशन है, देखो F2 जनरेशन जो है वो किस तरह से बनी है। तो भाई हमने यहाँ पर क्या देखा था कि भाई हमने यहाँ पर देखा कि इनसे जो हमें जनरेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी? ऑलमोस्ट हमें मिलेगी कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब हम करवाते हैं इनका सेल्फ पॉलिनेशन। तो भाई जब इनका आप क्रॉस करवाओगे तो क्या हो जाएगा? यहां से देखो कैपिटल टी मिला कैपिटल टी से तो ये बना, कैपिटल टी मिला हमें स्मॉल टी से तो ये मिला, ये स्मॉल टी मिला कैपिटल टी से तो अगेन ये मिल गया हमें कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये कैपिटल टी, और ये जो टी है अगर ये मिलेगा स्मॉल टी से तो बनेगा स्मॉल टी। ठीक है, दिस इज द F2 जनरेशन। तो भाई F2 जनरेशन में देख लो ये 3 प्लांट कैसे मिलेंगे? हमें मिलेंगे टॉल, और ये जो एक प्लांट है ये मिलेगा शॉर्ट। तो टॉलनेस और शॉर्टनेस का जो रेशियो होगा वो कितना हो जाएगा? 3:1। लेकिन अगर हम इसके जीनोटाइप का रेशियो चेक करें तो भाई टी तो सिंगल 1 ही है। ठीक है, टी देखो स्मॉल टी कैपिटल टी ये कितना है? 2, तो ये हो गया 2, और स्मॉल टी इज 1, तो रेशियो विल बी 1:2:1। फिनोटाइप का रेशियो होगा 3:1, और जीनोटाइप का रेशियो क्या हो जाएगा? 1:2:1। ठीक है, आई होप कि इतनी बात आपको क्लियर है, और अगर ये चीज क्लियर है तो भाई ये क्वेश्चन भी क्लियर ही होगा। चलिए, सो द F2 progeny is obtained by making self pollination between the F1 progeny. Obviously self pollination से बन जाती है F2 progeny. 2 F1 progeny selected are self pollinated and the F2 progeny is obtained and it can't be cross pollinated. जो F2 progeny है उसको obtain करने के लिए हम क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करवा सकते। हमारे पास जो प्लांट है दोनों का क्या होगा? सिमिलर, उनके अंदर जीनोटाइप है, तो जो क्रॉस होगा वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा। तो देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है? सबसे पहले पेरेंटल प्रोजेनी है। ठीक है, पेरेंटल है यहाँ पर। ठीक है भाई, पेरेंटल प्लांट्स हो गए। उसके बाद जो मिलेगा वो क्या मिलेगी? F1 प्रोजेनी मिलेगी। जब आप क्रॉस करवाओगे दोनों का तब क्या मिलेगी? F1 प्रोजेनी मिलेगी। उसके बाद जब आप इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाओगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगी F2 प्रोजेनी। ठीक है, चलिए। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज मीन बाय ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन विद 4 ट्रॉफिक लेवल्स and the energy flow in a food chain is always unidirectional. Why? अब फिर कंफ्यूज कि भाई इतना बड़ा क्वेश्चन, अरे नहीं, फिर इसके अंदर कितने क्वेश्चन है? 3 क्वेश्चन है, और तीनों का आंसर क्या एक साथ में करना है? बिल्कुल नहीं, एक एक क्वेश्चन पढ़ना है, उसका आंसर देना है। सो फर्स्ट वन इज व्हाट इज मीन बाय ट्रॉफिक लेवल इन अ फूड चेन? फूड चेन के अंदर जो ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं वो क्या होते हैं, उससे क्या मतलब है? तो हमें पता है कि ट्रॉफिक लेवल्स क्या होते हैं। कैसे पता है? तो देखो वेरियस स्टेप्स जो होते हैं ना फूड चेन में, उनको बोलते हैं कि ये हमारे क्या है? ट्रॉफिक लेवल्स है। पिक्चर भी बनानी है, कैसे बनानी है? तो इस तरह से बनानी है कि भाई ये जो है हमारा, देखो ये क्या हो गया? फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल हुआ, ये थर्ड ट्रॉफिक लेवल हुआ, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल हुआ। कैसे हुआ? तो जो फूड चेन के अंदर जो फर्स्ट नंबर पे रहेगा दैट इज प्रोड्यूसर्स प्लांट्स, वो तो आ जाएंगे यहाँ फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे। जो सेकंड नंबर पे होगा, मतलब जिसको जो कि प्लांट्स को खाएंगे, तो वो आ जाएंगे सेकंड ट्रॉफिक लेवल पे। उस एनिमल को खाने वाले वो कौन होंगे? थर्ड लेवल पे आएंगे, और उस थर्ड लेवल वाले एनिमल को खाने वाले कहाँ आ जाएंगे? फोर्थ लेवल पे चले जाएंगे। ठीक है,
दीज आर क्या है, ट्रॉफिक लेवल्स है. सो ट्रॉफिक लेवल को लिखना कैसे है, द वेरियस स्टेप्स इन अ फूड चेन एट विच द ट्रांसफर ऑफ फूड टेक्स प्लेस आर कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल्स. जो बहुत सारे जो ये फूड चेन्स होते हैं ना, जितने भी फूड चेन के अंदर स्टेप्स होते हैं, उन सबके अंदर जहां जहां एनर्जी क्या हो रही है, ट्रांसफर हो रही है या फूड का ट्रांसफर किया जाता है, उसको क्या हम कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल्स. ठीक है, आई होप कि ये चीज क्लियर है. चलिए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट अ टेरेस्ट्रियल फूड चेन विद 4 ट्रॉफिक लेवल्स. भाई अगर फूड चेन है तो हर एक जो स्टेप होगा रिप्रेजेंटिंग एन ऑर्गेनिज्म फॉर्म्स अ ट्रॉफिक लेवल. सारे जो स्टेप्स है उनके ऊपर क्या होगा, नॉर्मल जो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म है उनको वो रिप्रेजेंट करेगा. कैसे करेगा, तो भाई 4 ट्रॉफिक लेवल की हमें क्या बतानी है, एक फूड चेन बतानी है. तो फर्स्ट हम बात करते हैं क्या होगा, ग्रास होगी. ग्रास या हम प्लांट बोल सकते हैं. चलो मैं ले रही हूँ ग्रास और प्लांट. ठीक है, अब इनको कौन खाने वाला है, तो ग्रास हॉपर खाएगा इनको. तो देखो ग्रास हॉपर इनको खाने वाला है. ठीक है, तो ग्रास हॉपर इज ऑन द सेकेंड लेवल. ये हो गया फर्स्ट लेवल पे प्लांट हो गया. सेकेंड लेवल पे क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर हो जाएगा. ठीक है, सेकेंड लेवल पे क्या हो जाएगा, ग्रास हॉपर. थर्ड लेवल पे क्या होगा ग्रास हॉपर के बाद में, तो भाई ग्रास हॉपर को कौन खाने वाला है, द फ्रॉग. फ्रॉग खाएगा ग्रास हॉपर को. तो फ्रॉग खाएगा ग्रास हॉपर को, मतलब थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन हो गया, फ्रॉग हो गया. अब सोचो फ्रॉग को कौन खाएगा, स्नेक. फ्रॉग को कौन खाने वाला है, स्नेक. तो वो स्नेक कौन से लेवल पे आएगा, वो आएगा फोर्थ ट्रॉफिक लेवल पे आ जाएगा. फर्स्ट लेवल पे कौन आया, प्लांट और ग्रास. सेकेंड लेवल पे कौन आया, ग्रास हॉपर. थर्ड लेवल पे कौन आया, फ्रॉग. एंड फोर्थ लेवल पे कौन आया, आपका स्नेक आया. तो ये क्या हो गई, क्या ये फूड चेन नहीं है. और अगर ये फूड चेन है तो सोचो ट्रॉफिक लेवल कहाँ से आए. तो बस वो एक डायग्राम बनाना है, एक पिरामिड बनाना है. उस पिरामिड के अंदर ये फूड चेन बना के यहाँ लिख देना है कि भाई ये देखो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आ गए प्लांट्स, सेकंड पे आ गया हमारा ग्रास हॉपर, थर्ड लेवल पे आ गया हमारा फ्रॉग, फोर्थ लेवल पे आ गया स्नेक. ठीक है, चलिए उसके बाद देखो ये फूड चेन जो बनानी थी 4 लेवल वाली यही है. पहले ग्रास है, दैट इज प्रोड्यूसर्स. उसके बाद कौन है, इंसेक्ट्स. इंसेक्ट्स क्या होते हैं, हर्बीवोर्स होते हैं. बेचारे इंसेक्ट बहुत छोटे छोटे से होते हैं, तो वो किसी जानवर को नहीं खाते जाके. तो वो क्या करते हैं, वो प्लांट्स को खाएंगे, उनके नेक्टर लेंगे प्लांट्स के. तो ये इंसेक्ट्स क्या हो गए, हर्बीवोर हो गए. उसके बाद फ्रॉग क्या हो गया, कार्निवोर हो गया, जो कि इंसेक्ट को खाने वाला है. और इस फ्रॉग को कौन खाएगा, कोई बर्ड जो बड़ा कार्निवोर होगा, लार्ज कार्निवोर, वो खा लेगी. ठीक है, तो दिस इज द फूड चेन जो कि किससे बनी है, 4 ट्रॉफिक लेवल से बनी है. चलिए उसके बाद एक क्वेश्चन और था हमारा, थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो द एनर्जी फ्लो इन अ फूड चेन इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल. फूड चेन के अंदर जो एनर्जी का फ्लो होता है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है. मतलब कि सेम डायरेक्शन के अंदर एनर्जी का फ्लो होगा. लेकिन क्यों होगा, सोचो क्यों होगा. तो यूनिडायरेक्शनल इसलिए होता है बिकॉज एक कॉमन सेंस वाली बात है, इसको तो अभी छोड़ो एक बार, बट एक कॉमन सेंस की बात है. प्लांट को अगर कोई ग्रास हॉपर या इंसेक्ट खा रहा है तो क्या प्लांट जाके उस इंसेक्ट को या उस ग्रास हॉपर को खाएंगे, नहीं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है. ग्रास हॉपर को अगर कोई फ्रॉग खा रहा है तो क्या ग्रास हॉपर जाके किसी फ्रॉग को खा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं. अगर उस फ्रॉग को स्नेक खा रहा है तो क्या फ्रॉग जाके स्नेक को खा सकता है, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है. और जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो सोचो यूनिडायरेक्शनल क्यों नहीं होगा. और यूनिडायरेक्शनल होने का और कौन कौन सा तरीका हो सकता है, क्यों है उसका, और रीजन क्या हो सकता है. तो उसका रीजन ये हो सकता है कि जो एनर्जी ऑलरेडी हीट में जा चुकी है, 10% लॉ याद करो. 10% लॉ क्या बोल रहा था कि जब भी आप एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल पे जाते हो, ऊपर की तरफ मूव करते हो, तो हमेशा आपकी जो एनर्जी है वो ओनली 10% एनर्जी ही क्या होगा, आगे की तरफ ट्रांसफर होने वाली है. तो 10% एनर्जी अगर आगे की तरफ ट्रांसफर होगी तो 90% कहाँ जाएगी, तो वो रिलीज हो जाएगी हीट की फॉर्म में. और जब जो 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज हो चुकी है उसको आप फिर से यूज नहीं कर सकते. ठीक है, उस एनर्जी को आप फिर से यूज नहीं कर सकते. और अगर उस एनर्जी को आप यूज नहीं कर सकते हो, इसका मतलब है कि वो यूनिडायरेक्शनल ही रहेगा. एक ट्रॉफिक लेवल से अगर एक ट्रॉफिक लेवल से सेकेंड लेवल पर अगर हम जा चुके हैं तो ये 10% एनर्जी जो है यहाँ ट्रांसफर हो चुकी है. अब अगर फिर से वापस यहाँ आना है तो वो 90% एनर्जी जो है वो ग्रैब करनी पड़ेगी. तो भाई जो 90% एनर्जी है उसको आप यूज कर ही नहीं सकते, वो रीयूज नहीं हो सकती. तो जब वो रीयूज नहीं हो सकती तो हम ट्रॉफिक लेवल में नीचे की तरफ भी मूव नहीं कर सकते. ठीक है, चलिए द क्वेश्चन आंसर इज सेइंग दैट
the flow of energy in the ecosystem is said to be unidirectional because the energy lost as heat from the living organism of a food chain cannot be reused by plants in photosynthesis. Plants के थ्रू वो जो एनर्जी रिलीज हुई है उसको यूज नहीं किया जा सकता, और जब उस एनर्जी को यूज नहीं किया जा सकता है इसका मतलब है हमारा जो ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो एनर्जी का फ्लो है वो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगा। ट्रॉफिक लेवल में हमेशा जो है वो एनर्जी ऊपर की तरफ मूव करेगी, वो डाउनवर्ड्स में कभी भी नहीं आएगी, और जब वो अपवर्ड में जा रही है तो हमेशा कितनी एनर्जी लेकर जाएगी, द 10% ओनली। ठीक है, 10% लॉस है, हमें पता है 10% लेकर जाएगी वो। देखो चलो ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अगर ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये तो लिखना पड़ेगा ना कि ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर कौन कौन होता है। तो भाई हमारा जो ट्रॉफिक लेवल होता है, यू नो वेरी वेल कि उस ट्रॉफिक लेवल के अंदर जो फर्स्ट होगा वो फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट जो ट्रॉफिक लेवल है वो क्या है, वो है प्रोड्यूसर्स का ट्रॉफिक लेवल। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है वो किसका है, वो प्रोड्यूसर्स का ट्रॉफिक लेवल है। और जो सेकेंड लेवल पे है, जैसे ये तो हो गया फर्स्ट लेवल हमारा, ये हो गया हमारा सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, ये हो गया थर्ड लेवल, ये हो गया फोर्थ लेवल। प्रोड्यूसर्स के बाद कौन आएगा, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर्स। हर्बीवोर का मतलब क्या हो जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर, जो कि फर्स्ट टाइम जाके प्लांट को खाने वाला है डायरेक्टली। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी कंज्यूमर्स। प्राइमरी कंज्यूमर के बाद में देखो नेक्स्ट थर्ड लेवल पे कौन जाएगा, तो थर्ड लेवल पे कौन जाने वाला है, सेकेंडरी कंज्यूमर जाने वाला है। तो सेकेंडरी कंज्यूमर जाने वाला है। ठीक है, और लास्ट लेवल जो फोर्थ लेवल हमें दिख रहा है उसके अंदर कौन जाएगा, टर्टियरी कंज्यूमर जाएगा। ठीक है, वैसे ये लास्ट लेवल नहीं है, ये लास्ट लेवल नहीं है, फिफ्थ लेवल होता है आपका लास्ट। चलिए प्रोड्यूसर्स क्या होता है, तो प्लांट्स एंड अदर ऑटोट्रॉप्स आर नोन एज प्रोड्यूसर्स। दे प्रिपेयर देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। द एनर्जी इज ट्रांसफर्ड टू द ऑर्गेनिज्म दैट फीड ऑन द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, क्या हुआ, प्रोड्यूसर्स क्या करते हैं, तो भाई नाम से पता चल रहा है कि वो प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे, तो फूड को प्रोड्यूस करेंगे। किससे, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। कौन सा फूड प्रोड्यूस किया, तो भाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट ने अपना जो भी फूड प्रोड्यूस किया वो स्टार्च की फॉर्म में या मंड की फॉर्म में क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, और उसी स्टोर्ड फूड को कौन लेगा, उस स्टोर्ड फूड को लेगा हर्बीवोर, जो प्लांट को खाने वाला है। जो प्लांट ईटन एनिमल्स होते हैं वही क्या करेंगे, उस एनर्जी को लेंगे, और जैसे ही एनर्जी ट्रांसफर होगी प्लांट से, जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूसर से देखो प्राइमरी कंज्यूमर में गई, जिसको कि जिसने कि प्लांट को खाया, तो कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 10% एनर्जी जाएगी बिकॉज ऑफ 10% लॉ। ठीक है, चलो प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या होता है, दिस इज द सेकंड ट्रॉफिक लेवल विच इंक्लूड्स ऑल द हर्बीवोर्स। सेकंड ट्रॉफिक लेवल है जिसके अंदर सारे के सारे हर्बीवोर आते हैं, मतलब वैसे एनिमल्स आते हैं या वैसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जो क्या करते हैं, ओनली प्लांट्स को खाते हैं। वो जीवों पे जीव हत्या नहीं करते, जीव हत्या नहीं करते, अहिंसा नहीं फैलाते, इसलिए वो किसी जानवर को नहीं मारते हैं, वो अपने वेजिटेरियन है, हर्बीवोर्स। चलिए एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज, डियर, कुछ इंसेक्ट्स हो सकते हैं जो कि अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं, लेकिन वो रिलाई करते हैं प्रोड्यूसर्स के ऊपर और प्रोड्यूसर्स को ही खाते हैं। चलिए द नेक्स्ट थिंग इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, कि भाई सेकेंडरी कंज्यूमर कौन होगा, याद करो वो फूड चीज जिसके अंदर थर्ड नंबर पे कौन था, फ्रॉग था। ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। जो ग्रास हॉपर है वो क्या हो गया, वो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर। और तो ग्रास हॉपर को जब खा लिया फ्रॉग ने, तो फ्रॉग क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर का मतलब क्या हुआ, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म सच एज रैट्स, फॉक्सेस, फिश बिलोंग टू द थर्ड ट्रॉफिक लेवल। These are secondary consumers and derive their nutrition from the primary consumers. ये अपनी एनर्जी कहाँ से लेते हैं, ये अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेंगे, तो भाई ये लेंगे अपने प्राइमरी कंज्यूमर से। प्राइमरी कंज्यूमर के पास कितनी एनर्जी आई है, 10% ऑफ द प्रोड्यूसर्स। ठीक है, अब जो उनके पास जो 10% है वो अपने आप में क्या है, 100% है। वहां से भी क्या होगा, ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी सेकेंडरी कंज्यूमर के पास में। अब उसके बाद और आगे अगर एनर्जी ट्रांसफर होगी तो कितनी होगी, वो भी 10% होगी। सो इसके पास जितनी एनर्जी है उसका 10% किसको मिल जाएगा, टर्टियरी कंज्यूमर्स को मिल जाएगा। और जब उसके ऊपर जो फिफ्थ लेवल, जैसे कि मैंने बोला लास्ट लेवल होता है, दैट इज अपेक्स कंज्यूमर्स, तो लास्ट में क्या चला जाएगा, अपेक्स कंज्यूमर में चला जाएगा। सो टर्टियरी कंज्यूमर्स क्या होगा, तो ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है दैट इंक्लूड्स ऑल द कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। सारे के सारे कार्निवोर्स और ओमनिवोर्स जो होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, वो आ जाते हैं यहाँ टर्टियरी कंज्यूमर के अंदर आ जाते हैं। दैट मीन्स कि फोर्थ ट्रॉफिक लेवल है। The last trophic level, final trophic level of the ecosystem, that is apex predators,
अपेक्स प्रेडेटर्स क्या होते हैं? तो द एनिमल्स बिलोंगिंग टू दिस ट्रॉफिक लेवल हैव टू प्रेडेटर्स ऑफ देयर ओन। ये नो प्रेडेटर्स हैव ऑफ देयर ओन, अपने आप के कोई प्रेडेटर नहीं होते हैं, जैसे कि ईगल हो गया, लायन हो गया, एनाकोंडास हो गए, बिलोंग टू दिस ट्रॉफिक लेवल। ये सारे कहाँ आते हैं? इस ट्रॉफिक लेवल के अंदर आते हैं, जिनका कि कोई भी प्रेडेटर नहीं होता है। दैट मीन्स कि उनको मारने वाला कोई भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फॉलोइंग फ्लो चार्ट बेस्ड ऑन इकोसिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट। इस सारे जो फ्लो चार्ट आपको गिवन है इकोसिस्टम का, इसको कंप्लीट करना है और इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताना है। पता होगा आपको कि आपकी बुक के अंदर लास्ट जो पेज है, जहां आपकी समरी होती है चैप्टर की, वहां कहीं ना कुछ बुक्स के अंदर क्या आता है? पूरा का पूरा फ्लो चार्ट आता है कि चैप्टर के अंदर दिया क्या है। तो बस वही फ्लो चार्ट के बारे में आप पूछा गया है। चलिए, इकोसिस्टम के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई इकोसिस्टम के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। सो इकोसिस्टम के अंदर टाइप्स कौन कौन से? तो देखो, फर्स्ट टाइप कौन सा इकोसिस्टम का? दैट इज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। तो सेकंड टाइप क्या होगा? याद करो, इकोसिस्टम के कितने टाइप थे? 2 पार्ट्स थे। फर्स्ट कौन सा था? टेरेस्ट्रियल, मतलब कि जमीन के ऊपर जो इकोसिस्टम बनेगा उसकी बात कर रहे थे। और सेकंड कौन सा होगा? एक्वाटिक, एक्वेरियम से याद करवाया था। सेकंड कौन सा हो जाएगा? एक्वाटिक हो जाएगा। तो देखो, टाइप्स में क्या आ गया? एक्वाटिक आ गया सबसे पहले। ठीक है, एक चीज तो फिल हो गई। इसके बाद हम जाते हैं उधर कंपोनेंट्स पे। तो कंपोनेंट्स पे जाओगे तो देखो, कंपोनेंट्स पे आप गए तो वह फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। फर्स्ट वन इज बायोटिक, तो सेकंड वन इज कौन सा कंपोनेंट होता है? अबायोटिक कंपोनेंट होता है। सेकंड वाला कौन सा होता है? अबायोटिक कंपोनेंट होता है। तो देखो, यहाँ क्या आ जाएगा? अबायोटिक कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा अबायोटिक कंपोनेंट। अब देखो, जब हम आगे और फर्दर जाएंगे, तो और फर्दर जाओगे तो बायोटिक वाले को देखो, बायोटिक के अंदर क्या आता है? बायोटिक का मतलब क्या होता है? ओनली लिविंग थिंग्स। इकोसिस्टम के अंदर जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी कौन से कंपोनेंट में आएगी? बायोटिक कंपोनेंट्स में आएगी। मतलब कि यहाँ क्या हो जाएगा? लिविंग थिंग्स हो जाएगी। ठीक है, चलो, ये हो गई हमारी लिविंग थिंग्स। उसके बाद जो नेक्स्ट है, यहाँ नीचे की तरफ देखो, अब अबायोटिक तो हो गया। अबायोटिक के अंदर क्या होगा? तो अबायोटिक के अंदर सोचो क्या होगा? अबायोटिक में कौन सी थिंग्स आएगी? तो अगर लिविंग थिंग्स आ चुकी है तो हमारे पास रिमेनिंग कौन सी है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो अबायोटिक कंपोनेंट्स का मतलब क्या हो गया? नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स का मतलब इकोसिस्टम में भी नॉन लिविंग थिंग्स होती है क्या? तो डेफिनेटली होती है। जो आपकी माउंटेन्स है, जो वाटर है, एयर है, ये सब क्या है? ये सारी नॉन लिविंग थिंग्स है। सो यहाँ आ जाएगी नॉन लिविंग थिंग्स। चलो, ये हो गया हमारा बायोटिक कंपोनेंट, जिसके अंदर सारी की सारी जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो कंप्राइजेस हो चुकी है। नाउ अब देखो, इकोसिस्टम का एक नीचे की तरफ एक और पार्ट दिया है, दैट इज डेफिनेशन, कि इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती है, इकोसिस्टम को आप कैसे डिफाइन करोगे। तो इतने से पार्ट में हम डिफाइन कर नहीं सकते। नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, बता देती हूँ आपको डेफिनेशन क्या है। चलिए, सो एक्वाटिक इकोसिस्टम ये हमें पता है, अबायोटिक हमें पता है। उसके अंदर आपके लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स आएगी, जिसमें आपको क्या लिखना है? लिविंग थिंग्स में आप क्या लिखेंगे? प्लांट्स और एनिमल्स लिखेंगे कि भाई ये सारे ऑर्गेनिज्म किस में आ जाएंगे? बायोटिक कंपोनेंट में आ जाएंगे। नॉन लिविंग थिंग, एज आई टोल्ड यू, कि माउंटेन हो गए आपके, पत्थर हो गया, एयर हो गए, वाटर हो गया, सॉइल हो गई आपकी, तो ये सारी चीजें किसमें आ जाएगी? अबायोटिक कंपोनेंट में आएगी। नाउ द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? एन इकोसिस्टम कैन बी डिफाइंड as an interaction between the biotic and abiotic components present in particular environment। एक particular environment के अंदर सब जगह पर कहीं भी आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि अच्छा, नॉन लिविंग थिंग भी है और लिविंग थिंग भी है। लिविंग थिंग तो कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग सबको वाटर की रिक्वायरमेंट है तो वहां होगा ही होगा, एयर की रिक्वायरमेंट सबको है, सब जगह होती है तो सब वहां पे होगा ही होगा। तो मतलब कि इन दोनों की इंटरेक्शन से क्या बनता है? द इकोसिस्टम। इसीलिए जब हमारे घर के अंदर एक्वेरियम लगाते हैं तो एक्वेरियम के अंदर पानी के साथ साथ कुछ ऐसे पेबल्स भी डालते हो नीचे की तरफ, सो दैट कि आपकी जो फिश होती है उनको ऐसा फेमिलियर सा लगे, ऐसा अजीब सा ना लगे कि यार ये कहाँ आ गए हम। ठीक है, चलिए, सो दिस इज योर इकोसिस्टम, एन इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग। अब इन सबको डिफाइन करना है कि भाई ये 3 पार्ट से रखे, तीनों की क्या लिखनी है? डेफिनेशन लिखनी है। तो डेफिनेशन से पहले आपको पता होना चाहिए ना कि ये चीजें क्या है। चलिए देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट वन है स्पीशिएशन। स्पीशिएशन तो बहुत इजी है, स्पीशिएशन बहुत इजी है, पता होगा। स्पीशीज का मतलब क्या होता है? एक नया ऑर्गेनिज्म बन गया, दैट इज कॉल्ड स्पीशीज। स्पीशिएशन का मतलब क्या होता है? द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। न्यू स्पीशीज का जो फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीशीज बोलते हैं। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंड डिस्टिंक्ट स्पीशीज
इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। इन द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन की बात करें, नॉर्मली ऐसे ही नहीं कि डायरेक्ट एक नया स्पीशीज बन के हो गया, वो इवोल्यूशन की तरफ जा रहा है, ठीक है, तभी तो एक नई स्पीशीज बनेगी, और जब नई स्पीशीज बनेगी इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, स्पीशिएशन कहेंगे। सो इट इन्वॉल्व्स द स्प्लिटिंग ऑफ अ सिंगल इवोल्यूशनरी lineage into two or more genetically independent lineage। अब ये किसमें इन्वॉल्व होता है, तो भाई एक सिंगल इवोल्यूशनरी lineage है, वो क्या हो जाएगा, टू और मोर इंडिपेंडेंट lineage में कन्वर्ट हो जाएगा, बट जेनेटिकली इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जेनेटिकली अगर सिमिलर है मतलब कि वो नई स्पीशीज बिल्कुल भी नहीं है, और अगर जेनेटिकली डिफरेंट है तो ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, जीन कहीं से मैच ही नहीं हो रहा, बिल्कुल ही मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, टू डिफरेंट lineage बन जाएंगे, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड स्पीशिएशन। चलिए, द नेक्स्ट थिंग इज नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन तो बहुत इजी है। नेचुरल सिलेक्शन याद करो बीटल्स को, जिनको कि नेचर ने सेलेक्ट किया था, एक बीटल के अंदर धीरे 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 अपने आप ही चेंजेस होने लग गए, और जैसे ही चेंजेस हुए तो वो बीटल सरवाइव कर गए, और जिन बीटल ने अपने आप में चेंज नहीं किया था वो रेड के रेड ही रह गए, ग्रीन में कन्वर्ट नहीं हुए, तो उन सबको क्रो ने खा लिया था, मतलब कि वो धीरे धीरे खत्म हो गए थे। लेकिन जो ग्रीन बीटल्स थे वो सरवाइव कर गए। वो सरवाइव क्यों कर गए, बिकॉज उन्होंने अपने अंदर क्या कर लिया, चेंज कर लिया। तो नेचुरल सिलेक्शन का मतलब क्या होता है कि नेचर जो है एवरी ऑर्गेनिज्म को सेलेक्ट करती है वहां पर एडेप्ट होने के लिए। अगर एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर आप एडेप्ट नहीं होते हो, आपके अंदर चेंजेस नहीं होते हैं, दैट मीन्स कि आप सर्टेन टाइम तक सर्वाइव करेंगे, बट उसके बाद आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करना है तो अपने आप के अंदर कंटिन्यूअसली चेंजेस करने होंगे। जैसे जैसे आप चेंजेस करेंगे वैसे वैसे नेचर जो है वो आपको सेलेक्ट कर लेगी। लेकिन अगर नेचर ने आपको सेलेक्ट नहीं किया है, इसका मतलब कि आप सर्वाइव नहीं कर सकते। चलिए, और नेचर सेलेक्ट का मतलब ऐसा नहीं है कि नेचर बैठ के चिट निकालेगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जिसने अपने आप में चेंज कर लिया वो सारे ही सेलेक्टेड है, जिसने अपने आप में चेंज नहीं किया वो सारे ही ऑलरेडी एलिमिनेट हो चुके होते हैं। चलिए, तो नेचुरल सिलेक्शन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन in which an organism adapts to its environment through selectively reproducing changes in its genotype। जिन्होंने अपने जीनोटाइप के अंदर कुछ चेंजेस किए हैं, दैट मीन्स कि नेचर ने उनको सेलेक्ट कर लिया है। चलिए, सो द नेक्स्ट थिंग इज जेनेटिक ड्रिफ्ट। अब जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है, जेनेटिक ड्रिफ्ट पता है, जब पढ़ाया था तो क्या कहा था जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होती है। जेनेटिक ड्रिफ्ट इट इज ऑल्सो नोन एज एलेलिक ड्रिफ्ट। एलेलिक ड्रिफ्ट भी बोल सकते हैं या फिर जेनेटिक ड्रिफ्ट बोल सकते हैं, और द सीवॉल-राइट इफेक्ट, सीवॉल-राइट इफेक्ट भी कह सकते हैं इसको। इट इज अ चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन एग्जिस्टिंग जीन वेरिएंट एलील इन अ पॉपुलेशन ड्यू टू रैंडम सैम्पलिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। जब कोई ऑर्गेनिज्म के अंदर जब रैंडम सैम्पलिंग होती है और रैंडम सैम्पलिंग की वजह से कुछ चेंज हो गया, कुछ जीन्स के अंदर चेंज हो चुका है, कुछ जीन्स के अंदर चेंज नहीं हुआ है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। मतलब एक सडन सी कोई चीज हो जाना, मतलब एकदम से ऐसा हो जाना, एक बॉम्ब फटना और सबके गायब हो जाना, एक कहीं पे एक बॉम्ब फटना, कहीं पे कुछ गिरना और सारी की सारी स्पीशीज जो है वो एक साथ में गायब हो जाना, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन उसमें भी सर्वाइवल वाला सीन भी है। सर्वाइवल वाला कैसे होगा कि रैंडम सैंपल जो है अगर उन एग्जिस्टिंग के वेरिएंट्स के अंदर चेंजेस हो चुके हैं, दैट मीन्स कि क्या होगा, वो जीन्स जो है वो सर्वाइव कर लेंगे, या जो वो ऑर्गेनिज्म है जिसके अंदर चेंज वाला जीन है वो सर्वाइव कर लेंगे, दैट इज कॉल्ड जेनेटिक ड्रिफ्ट। लेकिन बेसिकली जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब ये होता है कि जैसे ही कोई एकदम से कोई स्पीशीज या तो जन्म लेती है या एकदम से कोई स्पीशीज जो है वो खत्म हो जाती है। चलिए, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट 2 रीजंस ऑफ यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स बाय मैरिड कपल्स। मैरिड कपल्स अगर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज करते हैं तो क्यों करते हैं, उनके पास कोई तो रीजन होना चाहिए ना, मतलब कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो हमारे पास रीजन है। अगर आप इस वीडियो को देख भी रहे हो तो आपको पता है कि आपको क्या करना है, 95% मार्क्स लेके आना है। अगर नहीं देख रहे हो तो देखना स्टार्ट करो, और देखना स्टार्ट क्यों करना है, पढ़ना है भाई, एग्जाम आने वाले हैं। चलो, तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स जो है उनका यूज क्यों करते हैं मैरिड कपल्स। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का मतलब क्या होता है, प्रेगनेंसी को रोकने के मेथड्स। क्यों करेंगे, हो सकता है उनको प्रेगनेंसी उस टाइम नहीं चाहिए हो, या हो सकता है कि वो प्रिपेयर नहीं हो। सो टू प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को अगर रोकना है, उसको बंद करना है, नहीं करवाना है प्रेग्नेंट, तो क्या होगा, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टू प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो भी क्या किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया जाता है, सो दैट कि उसके पार्टनर के साथ, पार्टनर को भी वो डिजीज जो है वो नहीं हो जाए। ठीक है, चलिए, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज write in proper sequence the process going on in the different organs of the reproductive system of a human female starting from the time of egg production to child birth। egg production से लेके child birth तक
पूरा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, उसके अंदर कहाँ कहाँ चेंजेस होते हैं और किस तरह के चेंजेस होते हैं वो आपको बताना है। तो देखो किस तरह के चेंजेस होंगे। ह्यूमन फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ ह्यूमन एग एंड स्पर्म। ये हमें पता है, ये सबसे पहला प्रोसेस होता है कि भाई जब एक ओवरी एक एग को रिलीज करेगी तो रिलीज करके वो कहाँ चला जाएगा, फेलोपियन ट्यूब में जाएगा। फेलोपियन ट्यूब देखो यहाँ बताया था, ये क्या है, देखो ओवरीज है। ओवरी क्या कर रही है, ये ओवरी हमेशा क्या करती है, एवरी मंथ के अंदर एक क्या निकालती है, एक ओवा रिलीज करती है। एक ओवा या रिलीज करती है एक एग, दोनों ही सिमिलर है। ओवा या एग को इसने रिलीज कर दिया। अब सपोज अगर ये एग यहाँ पर आ गया है तो क्या होगा, एग के साथ में कौन जुड़ जाएगा, स्पर्म जुड़ जाएगा और दोनों का क्या हो जाएगा, फ्यूजन। फ्यूजन होते ही क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जब हम चाइल्ड बर्थ की बात कर रहे हैं तो फ्यूजन होगा ही होगा, 100% फ्यूजन होगा तभी तो चाइल्ड बर्थ होगा। अगर एग और स्पर्म का फ्यूजन नहीं होगा तो चाइल्ड बर्थ कैसे हो सकता है। चल, यूजुअली अकरिंग इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला में होता है। तो देखो ये फेलोपियन ट्यूब है, मैंने कहाँ बनाया है, इसको एम्पुला में बनाया है। दिस इज द पार्ट ऑफ एम्पुला। ये फेलोपियन ट्यूब का एक पार्ट है एम्पुला, उसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। सो दिस इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्या हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन क्यों हुआ, तो फर्टिलाइजेशन इसलिए हुआ बिकॉज यहाँ पे एग और स्पर्म जो है वो दोनों ही मिल गए थे। तो दिस इज फर्टिलाइजेशन। कहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, व्हाट इज द साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन, द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो एम्पुला है वो क्या है, वो है साइट फॉर द फर्टिलाइजेशन। यहीं पे होगा फर्टिलाइजेशन। अगर एग इसके आगे चला गया है तो उसके बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। चलिए, सो after that the sperm plasma then fuses with the egg's plasma membrane. The sperm head disconnects from its flagellum and the egg travels down the fallopian tube to reach the uterus. अब वो कहाँ जाएगा, पूरा फर्टिलाइज होने के बाद में जो आपका फर्टिलाइज हो चुका है एग, वो किस में कन्वर्ट होगा, धीरे धीरे जाइगोट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो कहाँ जा रहा है, यूट्रस के अंदर जा रहा है। प्रेगनेंसी बिगिंस वंस द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन द यूट्रस। जैसे ही जो फर्टिलाइज्ड एग है जब वो यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाएगा वैसे ही प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। द एम्ब्रियो ग्रोज एंड बिकम सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट। द फीटस ग्रोज इनसाइड द यूट्रस अंटिल द प्रेगनेंसी एंड्स विद लेबर एंड बर्थ। ठीक है, अब इतना लंबा चौड़ा था तो मैम बोली हुए कुछ समझ तो आया नहीं हमें। क्या नहीं समझ आएगा भाई, इतनी लंबी चौड़ी थ्योरी है मैडम, ऐसे पढ़ाओगे तो कैसे समझ में आएगा। तो आ जाओ पॉइंट्स में देख लेते हैं हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले होता ये है कि यहाँ से क्या होता है, एग और ओवा रिलीज होता है, ये हमको पता चल गया। इसके बाद क्या हुआ कि एग और ओवा रिलीज हुआ तो यहाँ से ये गया फेलोपियन ट्यूब के अंदर, तो यहाँ पे कौन आया, स्पर्म आया। दोनों का क्या हो गया, फ्यूजन हो गया। फ्यूजन होने के बाद हो गया फर्टिलाइजेशन। यहाँ तक की स्टोरी तो हमारी क्लियर है। इसके बाद क्या, तो इसके बाद ये कि ये फर्टिलाइज होने के बाद में यही थोड़ी ना बैठ जाएंगे कि ठीक है यार यही रेस्ट कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। ये जाएंगे आगे की तरफ, और आगे कहाँ जाएंगे, इस तरफ ही रास्ता है इनके पास में, तो कहाँ चले गए, यूट्रस में चले गए। यूट्रस ने ऑलरेडी सब कुछ प्रिपेयर करके रखा है। क्या प्रिपेयर करके रखा है, मेहमानों के लिए गद्दा। भाई ये मेहमान आ रहे हैं तो गद्दा तो प्रिपेयर करेंगे। तो जब ये फर्टिलाइज होंगे, फर्टिलाइज होने के बाद क्या बन जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन होगा। फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, जाइगोट फॉर्मेशन। सो जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। तो जाइगोट फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जब फर्टिलाइज होगा एग तो वो अपने आप को किस में कन्वर्ट कर देगा, जाइगोट में कन्वर्ट कर देगा। तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया और ये दोनों कहाँ आ गए हैं, यूट्रस। भाई जाइगोट जो बना एक सिंगल डिप्लॉइड स्ट्रक्चर कहाँ आ गया, तो ये आ गया हमारे यहाँ पे यूट्रस के अंदर। यूट्रस ने क्या प्रिपेयर किया था, तो इसने अपनी वॉल को क्या करा, देखो थिक कर दिया अपनी वॉल को, और इसकी वॉल थिक होने के साथ साथ में यहाँ पर और क्या हो रहा है, ब्लड सप्लाई बढ़ चुकी है बहुत ज्यादा। यहाँ पर वॉल को इसने थिक कर लिया है सो दैट कि जब जाइगोट आए तो उसको दिक्कत ना हो इम्प्लांट होने में, और साथ ही साथ क्या बढ़ा दिया, ब्लड सप्लाई को बढ़ा दिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा ब्लड सप्लाई हो गई है। अब जब जाइगोट यहाँ पर आएगा, दिस इज जाइगोट, ये जब जाइगोट यहाँ पर आएगा तो ये क्या होगा, ये इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांट हो जाएगा, ये इम्प्लांट कहाँ होगा, तो भाई ये यहाँ पे उड़ के तो रहेगा नहीं इधर उधर, तो ये यूट्रस की वॉल के अंदर यहाँ पे कहीं पे इम्प्लांट हो जाएगा। आफ्टर इम्प्लांटेशन फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, तो इम्प्लांटेशन हो गया यूट्रस के अंदर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर यूट्रस के अंदर जो है ये धस गया, यहाँ पे आ गया पूरा का पूरा ये जो जाइगोट था, जो आपका एग और स्पर्म जो मिला था पूरा फर्टिलाइज हुआ था, यहाँ आके देखो यहाँ इस वॉल के अंदर क्या हो गया, इम्प्लांट हो चुका है। आफ्टर इम्प्लांटेशन क्या शुरू हो गया, प्रेगनेंसी स्टार्ट हो चुकी है। अब ये क्या करेगा, ये कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करेगा, और सेल डिवीजन कर करके अपने आप को किसमें कन्वर्ट करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर देगा। किसमें कन्वर्ट करेगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट कर देगा। ये
इसने अपने आप को एम्ब्रियो में कन्वर्ट किया, और डिवीजन होगा, सेल डिवीजन होगा, और ऐसे क्या बनना शुरू हो जाएंगे, ऑर्गन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर उसके बाद ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। जब धीरे धीरे जब बच्चा जो है वो मैच्योर हो जाएगा, सो आफ्टर 9 मंथ्स क्या होगा, लेबर पेन होगा और बच्चा जो है वो बर्थ ले लेगा। चाइल्ड जो है उसका बर्थ हो जाएगा या डिलीवरी हो जाएगी उस लेडी की। ठीक है, चलिए यही चीज लिखी थी वहां पे, ज्यादा कुछ नहीं था, बस यही चीज लिखी थी। देखो देखो प्रेगनेंसी बिगिंस वंस द फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इन द यूट्रस, हो गया ये तो। द एम्ब्रियो ग्रोस, एम्ब्रियो ग्रो करेगा और अपने आप को डेवलप करेगा, उसको बेबी बनाना है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में थोड़ी ना रहना है। एंड बिकम सराउंडेड बाय स्ट्रक्चर्स दैट प्रोवाइड सपोर्ट एंड नरिशमेंट। द फीटस ग्रोज इनसाइड द यूट्रस, फीटस जो बन गया है अभी वो कहाँ ग्रो कर रहा है, वो यूट्रस के अंदर ही ग्रो करेगा। एंड अंटिल द प्रेगनेंसी एंड्स विद लेबर एंड बर्थ। ठीक है, जब तक कि प्रेगनेंसी जो है वो खत्म नहीं हो जाती है। प्रेगनेंसी कब खत्म होती है, जब बच्चे का जन्म हो जाता है। और कब हो जाएगा, जब बच्चा पूरा मैच्योर हो जाएगा। सो आफ्टर 9 मंथ क्या होगा, बेबी का बॉर्न हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रिएट अ फूड चेन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म। इन सारे ऑर्गेनिज्म क्या बनानी है, फूड चेन बनानी है। कौन से ऑर्गेनिज्म गिवन है, तो देखो इंसेक्ट गिवन है, हॉग गिवन है, ग्रास गिवन है, स्नेक है और फ्रॉग है। अब इन सबको कौन कौन खाने वाला है, कैसे कैसे खाने वाला है, तो चलिए पहले हम क्या बनाएंगे, इसकी फूड चेन बना देते हैं। इसकी फूड चेन बनाने के लिए देखो क्या किया, ग्रास है, ग्रास को किसने खाया, इंसेक्ट ने खाया। ग्रास को कौन खाने वाला है, इंसेक्ट खाने वाला है। इंसेक्ट को कौन खाएगा, क्या हॉग खाएगा, नो। इंसेक्ट को कौन खाएगा, फ्रॉग खाने वाला है। फ्रॉग को कौन खाएगा, तो फ्रॉग को खाएगा स्नेक, और स्नेक को कौन खा जाएगा, हॉग खा जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द फूड चेन, फूड वेब नहीं बोला था, फूड चेन बोला है। फूड चेन सिंपल है ये तो, ग्रास को भाई इंसेक्ट ही खाने वाला है, इंसेक्ट को फ्रॉग, फ्रॉग को हॉग, स्नेक और स्नेक को हॉग। ठीक है, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ऑर्गेनिज्म एट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द क्रिएटेड फूड चेन। जो आपने फूड चेन बनाई है उसके अंदर जो थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे ऑर्गेनिज्म है उसका नाम बताना है। देखो अगर एग्जाम में आपने फूड चेन गलत कर दी तो इसका मतलब क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 100% आपका रॉन्ग हो जाएगा। चलो देखो, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे तो है ग्रास, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, इंसेक्ट है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे फ्रॉग, फोर्थ पे स्नेक एंड फिफ्थ पे हॉक। ठीक है, हमें किसके बारे में पूछा गया, तो हमें पूछा गया है थर्ड ट्रॉफिक लेवल के बारे में। तो थर्ड ट्रॉफिक लेवल के अंदर कौन है, थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे कौन है, देखो फ्रॉग है थर्ड ट्रॉफिक लेवल पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज which organism of this food chain will have the highest concentration of non biodegradable chemicals। अब बताओ जो हाईएस्ट कंसेंट्रेशन होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स का वो कहाँ होता है, एट दी हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल, जो टॉप मोस्ट ट्रॉफिक लेवल होता है, जो सबसे ऊपर वाला लेवल होता है वहां पर। सबसे ऊपर वाला मतलब उसको खाने वाला कोई भी नहीं है। सारे जो लेवल्स है उन सबके अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म है सबके अंदर क्या हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर के साथ साथ में क्या होता है, केमिकल्स जो होते हैं वो अक्युमुलेट होते जाते हैं। और जैसे जैसे केमिकल अक्युमुलेट हो रहे हैं वैसे वैसे देखोगे तो सबसे लास्ट के अंदर देखोगे अगर तो बहुत सारे केमिकल्स मिल जाएंगे। और जब बहुत ज्यादा केमिकल है तो लास्ट में देखो कौन है, हॉक है। लास्ट वाला कौन है, हॉक। देन हॉक को कोई खाने वाला नहीं है तो मतलब सबसे ज्यादा केमिकल किसमें मिलेंगे, हमें हॉक के अंदर मिलने वाला है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द फिनोमेनन एसोसिएटेड विद इट। इसके अंदर कौन सा फिनोमेनन होगा, भाई जो ये केमिकल इकट्ठा हो रहे हैं कौन सा फिनोमेनन है, तो देखो कौन सा फिनोमेनन है। चलो ये है मैग्निफिकेशन। कौन सा फिनोमेनन है, बायोमैग्निफिकेशन है। ये मैग्निफिकेशन लिखा है बट आपको क्या लिखना है, बायोमैग्निफिकेशन लिखना है। क्यों लिखना है, बिकॉज ये सारे जो केमिकल्स है ना अक्युमुलेट होते हैं ना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट वन है, इस क्वेश्चन का लास्ट है। चलिए इफ 10,000 joules of energy is available to frogs, अगर फ्रॉग के पास में 10,000 joules of energy present है, how much energy will be available to snakes in this food chain। फ्रॉग की एनर्जी हमें गिवन है कि भाई फ्रॉग के पास में कितनी एनर्जी है, तो फ्रॉग के पास में एनर्जी है 10,000। ठीक है, अब हमें क्या बोला है, किसकी एनर्जी चाहिए आपको, स्नेक की एनर्जी चाहिए। तो देखो हमारी जो फूड चेन थी फ्रॉग को किसने खाया था, स्नेक ने खाया था। मतलब कि जो फ्रॉग से स्नेक में एनर्जी जाएगी वो कितना जाएगी, ओनली 10%। भूलना नहीं है, 10% लॉ तो कभी भी नहीं भूलना है। तो कितनी एनर्जी जाएगी, ओनली 10% जाएगी। तो यहां से देखो 10% किसका 10%, 10,000 का 10%। तो 10% ऑफ 10,000 देखो अपॉन 100, 20 to 20 कैंसिल, 100 है, 100 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज 1000 जूल जो एनर्जी है वो ट्रांसफर हो जाएगी आगे। 10,000 एनर्जी फ्रॉग में थी लेकिन स्नेक को कितनी मिली, ओनली 10%, दैट मीन्स 1000 जूल। देखो
According to the 10% law, only 10% of the energy is transferred to each trophic level from its lower trophic level. Definitely only 10% energy transfer होगी. तो अगर 10,000 एनर्जी है किसी के पास, फ्रॉग के पास, तो हमें तो स्नेक को कितनी एनर्जी मिलेगी? ओनली 1000 जूल एनर्जी मिलेगी. ठीक है, चलिए. सो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे. सो अब हमारे बायोलॉजी के जो सेट 5 कंप्लीट हो चुका है. दैट मीन्स कि 2020 के अंदर जितने भी सेट्स हैं उन सब के अंदर जितने बायो के क्वेश्चंस हैं वो सारे हमने कंप्लीट कर लिए हैं. सो हम आगे की सीरीज को और बढ़ाएंगे और कौन से क्वेश्चन के साथ मिलेंगे? हम मिलेंगे 2019 के जितने भी क्वेश्चंस हैं बायोलॉजी के, उन सब के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच.